गांव चालाकपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की हुई मौत। पुलिस मौके पर मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, थाना चिल्काना क्षेत्र के गांव चालाकपुर में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना चिल्काना पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मृतक युवती की उम्र लगभग 22 वर्ष बताई जा रही है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में एसएसपी ने जानकारी दी। सर, चिल्काना के चालाकपुर में एक युवती की मौत हुई है, क्या पूरा मामला है, कैसे? आज चिल्काना थाने पर सुबह 4 बजे के करीब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चालाकपुर गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर प्रकरण की जांच की जा रही है। जो युवती है उसका शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। परिजनों से और आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है। जिन परिस्थितियों में मृत्यु होना बताया गया है वो संदिग्ध हैं और उस पर पुलिस सही प्रकरण के अनावरण के लिए प्रयासरत है और शीघ्र ही इसमें अनावरण कर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांव पटनी व सलीरी में चोरों का आतंक। चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। आपको बता दें, चिल्काना थाना क्षेत्र के गांव पटनी व सलीरी में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर में रखी लाखों रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। पीड़ितों ने थाने में तहरीर देकर चोरों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। पटनी निवासी एक परिवार बाहर गया हुआ था। जब वह सुबह घर वापस लौटा तो कमरों के एवं अलमारी के ताले टूटे हुए थे। अलमारी में रखे जेवरात एवं लाखों रुपए की नकदी गायब देखकर परिवार के होश उड़ गए। तो वहीं सलीरी निवासी एक परिवार ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उनके मकान में चोर घुस गए थे। चोरों की आहट सुनकर घर में सो रहे लोगों की आंख खुल गई, जिसके बाद चोरों ने घर में मौजूद महिला पर जान से मारने की कोशिश करते हुए हमला भी किया, जिसके कारण महिला बेहोश हो गई और चोर घर में रखा कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना में दोनों गांवों में दहशत का माहौल है। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन दी। जानकारी आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें किसानों की मुख्य मांग थी कि गन्ना बकाया भुगतान जो किसानों का अभी तक नहीं हुआ है वह बकाया भुगतान किया जाए। नया सत्र शुरू होने को है लेकिन अभी तक उनका बकाया भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही साथ अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया तथा संबंधित जानकारी दी। तो परिचय किस संबंध में आप यहाँ पर आए हैं जिलाधिकारी? नरेश स्वामी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए जो किसानों की समस्याएं हैं, जैसा गन्ना फैक्ट्री चलने को नए सत्र के लिए तैयार हैं, अभी तक पिछले साल का जो बकाया है अभी तक वो नहीं मिल पाया, इस संबंध में मिले। और जहाँ कहीं गन्ने के सेंटरों की समस्याएं हैं, कहीं गन्ना उसमें गेट पे जाता था वहाँ उसकी समस्या है और उस बिजली की और कई सारी समस्याएं किसानों की थी। उस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और उनसे मिले। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक वारंटी को जनपद हरिद्वार एवं एक वारंटी को गागलहेड़ी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक वारंटी नईम पुत्र तुफैल को जनपद हरिद्वार तथा विजेंद्र पुत्र प्रकाश को थाना गागलहेड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक यशपाल सिंह, उप निरीक्षक कृष्णवीर सिंह, हेड कांस्टेबल आशीष तोमर, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार मौजूद रहे। सर्किट हाउस रोड पर सुनहरा कल उमंग कार्यालय में मोहल्ला समितियों के बीच मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। आपको बता दें, नगर निगम द्वारा मिशन शक्ति के तहत सर्किट हाउस रोड पर
सुनहरा कल उमंग कार्यालय में मोहल्ला समितियों के बीच मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को एक समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। सर्किट हाउस रोड स्थित उमंग के कार्यालय पर आईटीसी मिशन सुनहरा कल के एनजीओ उमंग व फोर्स के सहयोग से मिशन शक्ति 4 के तहत एक मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अनेक मोहल्ला समितियों की प्रतिनिधि महिलाओं और उनकी सुपरवाइजरों द्वारा प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया। प्रतिभागियों ने एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी से फूल पत्तियों के इतने महीन और सुंदर डिजाइन उकेरे की देखने वाले दांतों तले उंगली दबा जाएं, जबकि रंगोली बनाने वाले प्रतिभागियों ने रंगों के सुंदर समन्वय के साथ एक से बढ़कर एक आकर्षक रंगोली बनाई। सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम ने प्रतिभागियों द्वारा मेहंदी व रंगों से उकेरी गई कलाकृतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे सुंदर चित्रों का चित्रण वही कर सकता है जो मानसिक स्तर पर स्वस्थ विचार और अपने आसपास का परिवेश स्वच्छ और साफ रखता हो। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र में स्थित एक मैदान में ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत 14 माल का कराया गया विनष्टीकरण। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मालों के निस्तारण के संबंध में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, अभियोजन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट सदर एवं प्रभारी निरीक्षक और वरिष्ठ उप निरीक्षक सदर बाजार की मौजूदगी में माननीय न्यायालय सीजेएम सहारनपुर के माल निस्तारण संबंधी आदेश के अनुपालन में थाना सदर बाजार माल गृह में मौजूद आबकारी अधिनियम के वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक के कुल 14 माल जिनकी मात्रा 5721 लीटर को उपरोक्त अधिकारीगणों के समक्ष बाहर निकालकर थाना सदर बाजार क्षेत्र स्थित मैदान में जेसीबी मंगवाकर एवं गहरा गड्ढा खुदवाकर सभी मालों को उस गड्ढे में तोड़कर डालकर आग लगाकर मालों का विनष्टीकरण किया गया। सभी विभाग राजस्व वसूली में निरंतर प्रगति लाएं, खनन वाहनों की चेकिंग बढ़ाई जाए। मंडलायुक्त आपको बता दें, मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में दिल्ली रोड स्थित आयुक्त सभागार कक्ष में कर करेत्तर राजस्व टास्क फोर्स राजस्व कार्यों की समीक्षा, चकबंदी कार्यों एवं वादों की प्रगति की समीक्षा बैठक आहूत की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि मंडल के जनपदों में राजस्व देयों की वसूली में तेजी लाई जाए। उन्होंने विद्युत कृषि विपणन की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि लक्ष्य तक सीमित न रहें, लक्ष्य को पूर्ण करते हुए अधिक से अधिक वसूली सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने नगर निकायों को आय के स्रोत बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन अधिकारियों को सक्रिय करते हुए अधिक से अधिक खनन वाहनों की चेकिंग बढ़ाने के साथ ही अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर पूर्ण रोक लगाई जाए। प्रवर्तन संबंधी कार्यवाही की कार्य योजना बनाते हुए प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग वाले विभागों को सुधार करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मार्च 2024 तक नगर निगम हो जाएगा पूरी तरह ई ऑफिस। लिपिकों और अधिकारियों के बीच ऑनलाइन होगा फाइलों का आदान प्रदान। आपको बता दें, नगर निगम मार्च 2024 तक पूरी तरह ई ऑफिस हो जाएगा। इसके बाद निगम में पेपर वर्क समाप्त हो जाएगा और एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को या लिपिक द्वारा अधिकारियों को जो भी फाइल भेजी जाएगी वह ऑनलाइन ही भेजी जाएगी। नगरायुक्त ने इसके लिए सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम को नोडल ऑफिसर बनाया है। सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश शासन ने नगर निगम को पूरी तरह ई ऑफिस बनाने के लिए एक पत्र और गाइडलाइन भेजी है। मार्च 2024 तक नगर निगम को ई ऑफिस बनाने का लक्ष्य पूरा करने के साथ ही 31 मार्च 2024 को ई ऑफिस का लाइव क्रियान्वयन किया जाना है। उन्होंने बताया कि नगरायुक्त गजल भारद्वाज के दिशा निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग के लिपिक विशाल सैनी को ईएमडी मैनेजर नियुक्त किया गया है और निगम के आईटी ऑफिसर मोहित तलवार के सहयोग से डाटा कलेक्शन का कार्य शुरू कर दिया गया है। अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नगर निगम के सभी अधिकारियों और लिपिकों की लॉगिन यूजर आईडी बनाई जाएगी। वे अपना पासवर्ड डालकर ही कंप्यूटर में अपनी फाइल देख सकेंगे। इसके लिए नगर निगम ने यूपीएलसी व एनआईसी को पत्र भेजकर ऑफिशियल ईमेल 90 आईडी की मांग की है। नोडल अधिकारी द्वारा
नगर निगम के सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों व लिपिकों, वरिष्ठ लिपिकों आदि की सूची मांगी गई है, चूंकि प्रत्येक यूजर का एक डिजिटल सिग्नेचर भी बनाया जाएगा। नवागत मुख्य विकास अधिकारी ने संभाला कार्यभार। आपको बता दें, नवागत मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन ने विकास भवन में कार्यभार ग्रहण किया। वह वर्ष 2020 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मूल रूप से औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी है। उन्होंने जिले के यह 29वें मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व जॉइंट मजिस्ट्रेट जिला बाराबंकी रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनता का हित एवं शासन की योजनाओं को लागू कराना मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला मंत्री दानिश सिद्दीकी के नेतृत्व में नवागत सीडीओ से शिष्टाचार भेंट कर किया स्वागत। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला मंत्री दानिश सिद्दीकी के नेतृत्व में नवागत सीडीओ सुमित राजेश महाजन से शिष्टाचार भेंट कर उनको बुके देकर स्वागत किया। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से जिला मंत्री दानिश सिद्दीकी ने नवनियुक्त सीडीओ सुमित राजेश महाजन के पद ग्रहण करने पर शुभकामनाएं देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। महाराजा रणवीर सिंह रोहिला की जयंती धूमधाम से गई मनाई। आपको बता दें, महाराजा रणवीर सिंह रोहिला की जयंती धूमधाम से जनपद में मनाई गई। अखिल भारतीय रोहिला क्षत्रिय विकास परिषद के द्वारा सहारनपुर में प्राचीन रोहिला किला वर्तमान जिला कारागार के सामने स्थित महाराजा रणवीर सिंह रोहिला चौक पर रोहिला खंड के महान शासक रणवीर सिंह रोहिला की 820वीं जयंती मनाई गई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। मैं रेखा रोहिला, महानगर मंत्री भाजपा और अखिल भारतीय रोहिला क्षेत्रीय विकास परिषद की संगठन मंत्री। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज हमारे महाराजा रणवीर सिंह जी की 820वीं जयंती है। इन्होंने अपने कार्यकाल में 6-7 बार चंगेज खां को धूल चटाई और मुगलों का आतंकवादी को मिटाया और मुगलों के साथ युद्ध किया और उन्हें बहुत बार परास्त किया। इनके इतिहास की वीरता को हम नमन करते हैं। आज इनको हम नमन करते हैं क्योंकि ये महापुरुष सबके वंदनीय है, सबके पूजनीय है। एक क्षत्रिय सनातन धर्म की रक्षा की, एक क्षत्रिय पूरे समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लड़ता है। इसीलिए हम सभी देशवासी और हम सभी समाज के इकट्ठे विधायक जी, सभी गणमान्य जनप्रतिनिधि ने आज इकट्ठा होकर इनको जयंती पर माल्यार्पण किया और इनको नमन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत अधिकारियों ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। आपको बता दें, सहारनपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत अधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। जनपद सहारनपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत के भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधिगण के साथ बालाजी एनक्लेव सरसावा में होने वाले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दीवानी कचहरी परिसर स्थित कार्यकारिणी कक्ष में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता की आयोजित दी जानकारी। आपको बता दें, दीवानी कचहरी परिसर स्थित कार्यकारिणी कक्ष में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर चले आ रहे आंदोलन के संबंध में बताया गया कि लगातार एसोसिएशन उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की मांग कर रही है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। आज पिछले 40 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच के लिए हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं।
उसी परिप्रेक्ष्य में आज की पीसी रखी गई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी हो जानी चाहिए। लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी तक मांग में कोई विचार नहीं किया गया, कोई अभी तक आगे बढ़ोतरी नहीं है। क्या रहेगा उसको लेकर? दुर्भाग्य की बात है, जो भी पार्टी सरकार में आती है वो नहीं चाहती कि वेस्ट के लोगों को न्याय मिले और वेस्ट के लोगों की अपनी कमजोरी दिखती है इस आंदोलन में, क्योंकि ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ये अधिवक्ताओं की नहीं है, आम आदमी की लड़ाई है। हम तो लीड कर रहे हैं, आम जनता की लड़ाई है। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है और हम अधिवक्ता समाज के लोग उस व्यक्ति को अधिकार दिलाने के लिए ये आंदोलन लड़ रहे हैं तो हम तो लड़ते रहेंगे। कितना बेनिफिट होगा जो सामने आता है? बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, आज एक आम आदमी 750 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता, अपने मुकदमे की ठीक से पैरवी नहीं कर सकता, अपने वकील के पास बैठ के डिस्कशन नहीं कर सकता अपने केस के बारे में। अगर हाई कोर्ट की बेंच वेस्ट यूपी में आती है तो हम लोग को फायदा हो या ना हो, आम पब्लिक को फायदा होगा। वो इसलिए होगा कि वो अपने मुकदमे की जबरदस्त पैरवी कर सकता है, अपने मुकदमे के बारे में अपने वकील से मिलके डिटेल में डिस्कशन कर सकता है ताकि उसको अच्छा न्याय मिल सके। अगर ये मांग पूरी नहीं होती उसके बाद क्या कदम रहेगा? देखिए, हम गांधीवादी आंदोलन चल रहे हैं, पिछले 40 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई भी हमारी आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी और 1947 में 90 साल बाद जाकर आजादी मिली। तो हम तो वो ध्येय करके चल रहे कि 50 साल लड़ने का मादा हम लोगों के अंदर है, लड़ेंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कुछ लोगों पर जान से मारने का आरोप लगाते हुए ग्राम भटपुरा निवासी किन्नर ने दिया धरना। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कुछ लोगों पर जान से मारने का आरोप लगाते हुए ग्राम भटपुरा निवासी किन्नर ने धरना दिया, जिसमें हुमा किन्नर का आरोप था कि कुछ लोग उसे जान से मारना चाहते हैं, जिसको लेकर वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही है और सुरक्षा की गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी क्रम में वह आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और धरने पर बैठ गई और मांग कर रही है कि जब तक उसकी सुनवाई नहीं होगी तब तक वह धरने पर बैठी रहेगी। आपका नाम? जी, मेरा नाम उमा किन्नर है। कहाँ से है? मैं गांव भटपुरा और जी कस्बा छुटमलपुर की मूल निवासी हूँ। कहाँ बैठे हैं? मैं डीएम साहब के ऑफिस में जिला सहारनपुर में बैठी हूँ। मेरे के ऊपर जो है ना बार बार अटैक किए जा रहे हैं, जिसमें रूपा किन्नर मुझे बार जान से मारने की कोशिश कर रही है। और पहले सन 2021 में मेरा जेंडर चेंज किया गया था, तो उनके खिलाफ मैंने मुकदमा भी डाला था। थाने ने मेरा मुकदमा बंद कर दिया था, फिर मैंने उसको रीओपन कराया। तब से मेरे ऊपर वो अटैक पे अटैक कर रही है। 2 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर चुकी है। मैं थाने को भी रिपोर्ट दे चुकी हूँ, पर थाना जो है ना इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है। एसएसपी, कप्तान, डीजीपी सर, सीओ सर, सभी को पता है, जिले के जितने आला अधिकारी है सबको पता है, पर ये किन्नरों के मामले से जो है ना हाथ ऊपर कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि प्रशासन जो है ना किन्नरों से बहुत ज्यादा डर रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर हमारे मामले को ये नहीं स्पष्ट कर सकते तो फिर हम जाएं तो जाएं, किसके पास जाएं? तो आप क्या चाहते हैं और क्या? सर, मैं ये चाहती हूँ, धरने पे मैं इसलिए बैठी हूँ कि मैं वहाँ की मूल निवासी हूँ, जिसमें मुझे जो है गांव वालों ने भी कागज करके दे रखे हैं, एफिडेविट करके दे रखा है कि आप हमारे गांव में क्षेत्र में आकर के बधाई मांग सकते हो। पर वो कहते हैं कि हमारे गुरुओं की संपत्ति है और जो है ना हम अपने गुरुओं के अकॉर्डिंग चलेंगे।
किन्नर अधिकारियों से मिले हैं आज, क्या आश्वासन मिला? नहीं, अभी तक मुझे किसी अधिकारी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है कि फला के पास चले जाओ या फला के पास चले जाओ। अगर डीएम के पास आती हूँ तो कप्तान सर के पास भेज देते, कप्तान सर के पास जाती है तो वो थाने को भेज देते हैं। पर इसमें जो है ना, मुझे समाधान कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं समाधान होता तो क्या रहेगा? सर, अगर मेरा समाधान नहीं होता है तो मैं यहीं पे बैठी बैठी जो है ना अपनी समाधि दे दूंगी, पर थाने से नहीं उठूंगी। रेलवे रोड निकट होटल सभागार में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, रेलवे रोड निकट होटल सभागार में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे, जिन्होंने गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि उनके लिए व्यापारी जरूरी है, गठबंधन नहीं। वह आपस में ही एक दूसरे के विरोध में बयानबाजी करने लगेंगे। किसानों की समस्याओं को भी गिनवाया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकारों पर भी जुबानी हमला किया। खरीद का है एक बड़ा इशू चल रहा। लोग खास करके उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों के लोग हरियाणा धान बेचने जाते हैं। उन पर कई दिन से रोका जा रहा और कल तो उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। ये बड़ी समस्या है। जब तक एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं बनेगा, जो फसल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, देश के किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा। एमएसपी पे भी बड़े व्यापारी जो हैं वो खरीद करते हैं आजकल। जैसे सस्ता धान खरीद लिया, या फसल कोई भी मक्का है, धान, गेहूं, कोई भी बाजरी, और एमएसपी पे फर्जी किसान बना के सरकार का कोटा पूरा करते हैं। ऐसे ही एक प्रकरण हमने रामपुर जिले के अधिकारियों को दिया था। उसमें करीब 11,000 फर्जी किसान बनाए गए, जिन्होंने धान की खरीद की, फर्जी धान लेकर आए, किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ। मंसूरी एक धान है, रामपुर में उसकी खरीद हुई। मंसूरी नाम का एक धान की वैरायटी है जो वहाँ पे पैदा ही नहीं होता, और रामपुर के नाम से भी क्या, वो पैदा होता है बिहार, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे। वो पूरी बेल्ट है, वहाँ पे वो पैदा होता है। 800 से 1200 रुपये में उसकी खरीद होती है। यहाँ पे एमएसपी के नाम पे बिकता है पूरा शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर और फिर हरियाणा और पंजाब। तो वहाँ के किसान को लाभ नहीं मिलता और यहाँ के किसान को नहीं मिलता। बड़े व्यापारी इसमें लगे हुए हैं। ऐसे ही मक्का का किसान बिहार में है, उसको करीब 6-7 हज़ार करोड़ का नुकसान है अकेले उसको। अगर वहाँ उनको रेट ठीक मिलेगा तो यहाँ पे भी फसलों के दाम ठीक मिलेंगे। तो उसी के लिए एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। ये हमारा बड़ा सवाल है। यहाँ पे ये गन्ने की बेल्ट है। गन्ना एक्ट कहता है कि 14 दिन में भुगतान होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया कैंपेन हमारा चला हुआ है। हमने कहा कि हमारे किसानों को भी उससे जोड़ दो, डिजिटल इंडिया कैंपेन से जुड़ जाए। 14 दिन में क्यों भुगतान? अब जब देश डिजिटल हो गया तो हमारा किसान को भी कर दो। ये हमारा सवाल है कि हमने गन्ना डाला तो हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। आजकल तो बैंकिंग सुविधा सब जगह हो रही है। ये हमारे सवाल है। और 1 साल तक भुगतान नहीं होता। क्या 1 साल तक सैलरी बगैर कोई रह सकता है? किसान अपने परिवारों को कैसे गुजारा करेगा? आपका मानना है कि इस सरकार में किसानों का शोषण हो रहा है? हाँ, हो रहा है जी। इस सरकार में ज़्यादा शोषण हो रहा है। शोषण तो पहले वाले में भी होता है, लेकिन इस सरकार में ज़्यादा शोषण हो रहा है। अच्छा, आजम खान को सजा हुई है, उसको लेकर क्या था? कोर्ट ने सजा कर दी। जो विरोधी होंगे सरकारों की नज़रों में, जिसको सरकार चाहेगी कोर्ट के माध्यम से उसको सजा हो जाएगी, क्योंकि चार्जशीटर वो उसी हिसाब से बनाई जाती है। क्या आजम खान ने बकरी चोरी करी? अगर सड़क पे उसके घर के बाहर को बकरी बंधी हुई, उसको कह दिया भाई इसको अंदर बांध ले, तो उस पर चोरी की रिपोर्ट कर दी। ईंट चुराने की रिपोर्ट उस पर कर दी।
तो किस आदमी को सजा करवाने से किस पार्टी को वोट में फ़ायदा होगा, देश में वही काम हो रहा है। अगर सेब आपने खाया होगा पिछले साल सब लोगों ने, कश्मीर से सेब को नुकसान करा भारत सरकार ने, उनको 18 दिन तक उनके ट्रक रोके बॉर्डर पे। पिछले साल खाया होगा, सेब काटते थे तो अंदर से काला निकलता था, बहुत लोगों ने खाया होगा ना। उससे पहले सेब काला निकला ना अब का निकल रहा, क्योंकि वो मुस्लिम समाज के लोग थे जो सेब का उत्पादन श्रीनगर में करते हैं। वो हमारी सेब की एक बड़ी वैली है। उनको 2000 करोड़ का नुकसान सीधा भारत सरकार ने दिया। क्या मुस्लिम होना इस देश में अपराध है कोई? क्या वे सारे हिजबुल्दीन के वे हैं? क्या वे सब आतंकवादी है वहाँ पे? अब की बार वहाँ पे आवाज़ उठी तो अब की बार वहाँ का ठीक सिस्टम बना है। वे किसान हैं इसी देश के। अगर वो वैली ख़त्म होगी तो यहाँ से 500 रुपया किलो बिकेगा 2 साल में। 2024 में चुनाव है। हाँ है। और आपको लगता है कि जो गठबंधन इंडिया के नाम से है तो कितना फायदा रहेगा जितना आप बता रहे हैं उसके मुकाबले, या नुकसान रहेगा भाजपा का? पता नहीं, हमें भाजपा कर हम क्या किसी पार्टी के विरोध में या पक्ष में हम किसी का है, लेकिन इनके गठबंधन टूटेंगे। एक दूसरे के खिलाफ वे लोग बयान देंगे जिनकी पार्टनरशिप बीजेपी के नेताओं के साथ में है। इस तरह के नेता हैं कि उनको व्यापार ज़्यादा प्यारा है और अपनी पार्टी से कम लगाव उनको है। इस तरह के बहुत लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे। जैसे तो आप ढूंढ लेना किसने किसके खिलाफ दिए, उसकी डाटा मैं दूंगा, आप मेरे से पूरी डिटेल पूछोगे, वो तो वे दे देंगे जिनको देना है। लेकिन देश में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो देश में तानाशाहों का जन्म नहीं होगा। तो ये गठबंधन मजबूत नहीं लग रहा आपको? ये डर रहे, और जो नेता जेल से डरेगा तो फिर वो नेतागिरी कर ही नहीं सकता। आजकल के जो नेता हैं वो नेताओं के घर में पैदा हो रहे। पहले नेता जमीन पर पैदा होता था, आजकल जो नेता है वो नेता के घर में पैदा हो गए तो वो आंदोलन नहीं कर सकता। अगर कोई जमीनी नेता होगा तो आंदोलन करेगा, जेल भी जाएगा। आंदोलन तेज करने चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब है कि या तो सत्ता पे काबिज रहे, और अगर वो कुर्सी पे काबिज नहीं तो कुर्सी कब